बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक इसमें प्लेटो पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो पाश्चात्य जगत से संबंधित हैं। भारतीय राजनीतिक विचारक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में हम सबसे पहले प्लेटो का अध्ययन करेंगे। तो प्लेटो के बारे में कुछ सामान्य बातें हैं जिनका आपको बताना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमको उसके जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि आपको ये पता है कि किसी भी विचारक अपने विचारों का निर्माण परिस्थितियों के अनुसार ही करता है। कोई भी विचारक शून्य में विचारों का निर्माण नहीं करता है। उसके विचार जुड़ते चले जाते हैं और विचारों की सतत श्रृंखला ही विचारधारा कहलाती है। तो प्लेटो ने भी अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने राजनीतिक विचार दिए। प्लेटो का जो हम काल देखते हैं तो प्लेटो का जो समय रहा वो 428 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व तक रहा। प्लेटो को हम इस रूप में यदि देखें तो ये पाश्चात्य जगत का प्रथम दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि प्लेटो से ही ये माना जाता है कि जो राज्य की अवधारणा वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं, इसका जो सूत्रपात था वो प्लेटो के विचारों में हमको दिखाई दिया था। दूसरी बात, प्लेटो ने राज्य को मानव का प्रतिरूप माना है। बच्चों, क्या मतलब है कि प्लेटो का मानना था कि राज्य व्यक्ति का एक बड़ा रूप है। व्यक्ति राज्य का एक अंग है और व्यक्ति में जो गुण हैं उसके आधार पर राज्य में वर्गों का निर्धारण किया जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो राज्य को एक ऐसी संस्था मानता है जो कि व्यक्तियों को शुभ जीवन देगा, उनमें सद्गुणों की वृद्धि करेगा। तो जब हम प्लेटो के चिंतन को पढ़ेंगे तो हमको दिखाई देगा कि उसके चिंतन पर वहाँ पे 2 नगर राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। उन दोनों नगर राज्यों की छाप हमको उसके चिंतन पर दिखाई देती है, चाहे तो उसकी न्याय व्यवस्था हो या साम्यवादी व्यवस्था हो या दार्शनिक शासक की अवधारणा हो या शिक्षा का सिद्धांत हो। प्लेटो के चिंतन पर उस समय की परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ा। उस समय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। उसके गुरु सुकरात थे, जिनको कि जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। तो प्लेटो उससे बहुत ही क्षुब्ध हो गए थे और उन्होंने कहा कि ऐसी शासन व्यवस्था जो किसी के जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकती, उस शासन व्यवस्था का कोई भी औचित्य नहीं है। और इसलिए यही कारण है कि प्लेटो ने जिस शासन व्यवस्था का समर्थन किया है वो है राजतंत्र। उन्होंने दार्शनिक शासक की अवधारणा दी है और दार्शनिक शासक वह व्यक्ति होगा जो विवेक की पराकाष्ठा पर होगा, जिसमें किसी भी तरीके से कंचन कामनी का कोई मोह नहीं होगा। सारी त्याग की वो एक मूर्ति होगा। उसके पास न संपत्ति होगी, उसके पास न परिवार होगा, क्योंकि प्लेटो का यह मानना था कि यदि शासक के पास हम संपत्ति परिवार सब दे देंगे तो वो अपने जो राजनीतिक जो कार्य हैं उनको नहीं कर पाएगा, प्रशासनिक नीतियों को सही ढंग से नहीं बना पाएगा। तो इसलिए उनको उसने परिवार से और संपत्ति दोनों से उसने दूर रखा। तीसरी बात, हम अगर प्लेटो के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो बुराइयां थीं उनके लिए प्लेटो बहुत ही चिंतित था। उसका ये मानना था कि सार्वजनिक क्षेत्र में, जैसे पहले तो महिलाओं की स्थिति के लिए बहुत ही चिंतित था, क्योंकि उस समय के जितना भी जो स्थिति थी वो महिलाओं की बहुत बदतर थी। उनको परिवार तक ही सीमित रखा जाता था, चौले चूके वो करती रहती थी, उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। तो प्लेटो इस स्थिति से बहुत ही क्षुब्ध था। उसने ये कहा, उसने समानता की बात करी है, उसने स्त्री पुरुष समानता की बात करी है। उसने कहा कि स्त्रियों को भी 4 दीवारी से बाहर निकलने का अधिकार है, उनको भी प्रशासनिक कार्यों में सहभागिता करने का अधिकार है, उनको भी संरक्षक वर्ग में शामिल होने का अधिकार है। और यही कारण है कि सैन्य व्यवस्था में भी वहाँ पर स्त्रियों को भी सैन्य शिक्षा दी जाती थी। तो कुल मिलाकर प्लेटो के चिंतन पर एथेंस और स्पार्टा का प्रभाव दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एथेंस की जो शासन व्यवस्था थी वो विवेक पे बल देती थी।
उसका उद्देश्य था अच्छे प्रशासनिक बनाना, और स्पार्टा की जो शासन व्यवस्था थी वो अच्छे सैनिकों पर बल देती थी, क्योंकि स्पार्टा शत्रु राज्यों से घिरा हुआ था। तो सैन्य शिक्षा को भी उस शिक्षा का आधार बनाया प्लेटो ने, और विवेक के आधार पर उसने दार्शनिक शासक की भी अवधारणा दी। तीसरा वर्ग की जो बात करी है उसने उत्पादक वर्ग की बात करी है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो ने जिस तरीके की एक सामाजिक संरचना दी, उस सामाजिक संरचना में उसने 3 वर्ग बताए। पहला वर्ग उसने बताया प्रशासक वर्ग, दूसरा बताया संरक्षक वर्ग, और तीसरा बताया उत्पादक वर्ग। ये तीनों वर्ग मनुष्य की आत्मा में निहित गुणों के परिणाम हैं। प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति की आत्मा में विवेक का, साहस और तृष्णा, इन 3 गुणों का समन्वय रहता है, और जिस गुण की प्रधानता व्यक्ति में होगी वो उसके आधार पर समाज में अपना कार्य ले लेगा। तो यही जो एक धारणा है, इस पर हम देखें तो 3 वर्गों के आधार पर ही हम उसके आदर्श राज्य की अवधारणा को समझ सकते हैं। इन 3 वर्गों के आधार पर न्याय व्यवस्था आधारित है, शिक्षा व्यवस्था भी इस पर आधारित है, साम्यवाद भी इस पर आधारित है, और दार्शनिक शासक की अवधारणा भी इस पर आधारित है। तो कुल मिलाकर हम यदि कहें कि प्लेटो जो है वो कितना व्यवहारिक था, तो उसकी व्यवहारिकता को यदि हम आज के संदर्भ में देखें तो प्लेटो ने जिस राज्य की बात की थी, प्लेटो ने वो राज्य जो था वो आदर्श राज्य था। आज के राज्य की अवधारणा वहीं से आई है, तो इसका सूत्रपात वहीं से हुआ था, और प्लेटो का यह मानना था कि राज्य का संचालन बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों द्वारा किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति विवेकहीन है वो सही ढंग से शासन का संचालन नहीं कर पाएगा, जनहितों को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने दार्शनिक शासक का प्रतिपादन किया। दूसरी बात उसने बताई कि वो शक्ति विकेंद्रीकरण का पक्षधर था। उस समय में शक्ति विकेंद्रीकरण की बात प्लेटो ने करी, जो कि आज की राजनीतिक व्यवस्था का एक बहुत ही विशिष्ट गुण है कि आज शक्ति विकेंद्रीकरण की बात की जाती है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। ये बात प्लेटो ने अपने चिंतन में करी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक ही संस्था या एक ही व्यक्ति के पास निहित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉर्ड एक्टन के इस कथन से बच्चों आप भली भांति परिचित हो गए कि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है, और संपूर्ण सत्ता यदि एक व्यक्ति के पास आ जाती है तो उसे पूर्ण भ्रष्ट कर देती है। तो प्लेटो ने भी इसको ध्यान में रखा। तो उस समय उसको ये मानना था कि आर्थिक शक्ति उत्पादक वर्ग के हाथ में रहे, राजनीतिक शक्ति अभिभावक वर्ग के हाथ में रहे। तो राजनीतिक शक्ति में एक तो शासन करने की प्रशासकीय शक्ति, एक संरक्षण की शक्ति, ये प्लेटो ने अभिभावक वर्ग को दी। प्लेटो के अभिभावक वर्ग में 2 वर्ग शामिल हैं, प्रशासक वर्ग और संरक्षक वर्ग। उत्पादक वर्ग को उसने आर्थिक शक्ति दी कि वो अपना उत्पादन का कार्य करेंगे, है ना, और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। साथ ही साथ जो अभिभावक वर्ग है उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो प्लेटो को यदि हम देखें तो प्लेटो ने अपने जीवन काल में एक अकादमी की भी स्थापना करी। उनका अकादमी जो है वो यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस अकादमी में राजनीति की, कानून की, दर्शन की, तर्कशास्त्र की, सबकी शिक्षा दी जाती थी। गणित शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन गणित शास्त्र और ज्यामिति को प्रधानता प्राप्त थी। उसमें साफ लिखा रहता था कि जिसको ज्यामिति शास्त्र का ज्ञान नहीं है वह अकादमी में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। इनके जब हम प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं तो इनके प्रमुख ग्रंथों में रहे आपके एपोलॉजी, क्रीटो, प्रोटेगोरस, स्टेट्समैन, रिपब्लिक और लॉज। ये इसके प्रमुख ग्रंथ रहे प्लेटो के। प्लेटो का सबसे प्रमुख ग्रंथ है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो प्लेटो का जो ग्रंथ है ये नाट्य शैली में कवित्व और कल्पना की उड़ान दिखाई देती है। रिपब्लिक में मानवीय दर्शन का विवेचन किया गया है। बारकर ने रिपब्लिक को कोट किया है। बारकर ने कहा है कि यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। नेटलशिप ने रिपब्लिक के संदर्भ में विचार व्यक्त किए हैं। नेटलशिप के अनुसार रिपब्लिक मानवीय जीवन का नाटकीय रूप है। रिपब्लिक के 5 भाग हैं। आध्यात्मिक भाग हैं, नैतिक दर्शन, शिक्षा, संपत्ति और परिवार, और आदर्श राज्य का पतन। तो इस तरीके से प्लेटो की जो ग्रंथ है, महान ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें वर्णित सिद्धांतों का हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्लेटो की न्याय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आपको पता है न्याय क्या होता है? वर्तमान में न्याय क्या है? न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। आज कानूनी न्याय की बात होती है, लेकिन प्लेटो ने अपने न्याय की अवधारणा में नैतिक न्याय की बात करी है। तो बच्चों, अगली क्लास में हम प्लेटो की न्याय की अवधारणा
का विवेचन या वर्णन करेंगे। धन्यवाद।